नमस्कार भाई लोग, देश यूक्रेन को जाना बहुत जरूरी है। ये अपने पुतिन भैया रूस वाले जो बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं, आज 10वां दिन है लड़ाई का। आखिर क्यों ये जाना बहुत जरूरी है। हम अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखते जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। फटाफट कुछ मिनटों में फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं यूक्रेन और रूस के संदर्भ में। अब आ जाते हैं सीधा द्वितीय विश्व युद्ध पर। यूक्रेनी विद्रोही सेना ने जर्मनी और सोवियत संघ दोनों की सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, यूक्रेनी आजादी के लिए। लेकिन जीत तो हासिल हुई सोवियत संघ को। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेनी एसएसआर के संविधान में कुछ संशोधन हुआ जो यूक्रेनियों को स्वीकार करना पड़ा। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले थे, कुछ कानून थे जिसमें उसको अलग से हक दिया गया, लेकिन यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। अब सीधा आते हैं 1991 में। 1991 में सोवियत संघ के भंग होने पर यूक्रेन फिर से स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। 2004 में रूस के पक्षधर, याद कीजिए, 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। जाहिर है चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए। इसको ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। पश्चिम के पक्षधर विक्टर युशचेंस्को को राष्ट्रपति चुना गया। 2005 में युशचेंस्को ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया, यूक्रेन को नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की बात कही। 2008 में नाटो का यूक्रेन से वादा, अच्छा आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। 2008 में नाटो ने यह वादा कर लिया कि भैया यूक्रेन, हम तुमको नाटो का मेंबर बना देंगे। 2010 में यानुकोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया टिमोशेंको को हराया। 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड कर दिया। बोले तो यानुकोविच रूस के साथ थे, रूस समर्थक राष्ट्रपति थे, रूस के साथ ट्रेड समझौते किए, जिसके रिजल्ट में कीव में जो राजधानी है यूक्रेन की, उसमें बहुत 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 बड़ा प्रदर्शन हुआ। 2014 में करीब 14,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। संसद में यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया और यानुकोविच को यूक्रेन छोड़कर रूस भागना पड़ा। लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहरा दिया। ये क्रीमिया वही था जिसे 1953 में यूक्रेन का जब पुनरुद्धार किया जा रहा था तो रूस की क्रीमिया को यूक्रेन में मिलाया गया था। इस पर अब लड़ाकों ने रूसी झंडा फहरा दिया। 16 मार्च को रूस ने एक रेफरेंडम के तहत क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया। 2017 में यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री मार्केट की डील हुई, जिसका विरोध रूस ने किया। 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली और आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ। जून 2020 में IMF ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। 2021 को जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की और रूस ने बहुत ही ताकत से प्रतिरोध जाहिर किया। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया और ड्रोन के इस्तेमाल से रूस बहुत नाराज हुआ। पुतिन भाईजान का गुस्सा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी। 7 दिसंबर 2021 को रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएंगी, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। क्या बाइडेन यूक्रेन को सुरक्षित करना चाहते थे या यूक्रेन में नाटो के माध्यम से अपनी सेना, अपने टैंक, अपने मिसाइल वहां जमा कर रूस को असुरक्षित करना चाहते थे या रूस पर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे? ये समझना बहुत ही जरूरी है। 10 जनवरी 2022 को यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूएस और रूस के डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत हुई जो विफल रही। अरे परेशानी है
तनाव है यूक्रेन और रूस के बीच। अब बात हो रही है अमेरिकी और रूसी राजनयिकों के बीच, आखिर क्यों? 14 जनवरी 2022 को यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी दी रूस ने। 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई। बेलारूस एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 1991 के बाद रूस से अलग हुआ, लेकिन वहां की सत्ता और रूस की सत्ता एक साथ काम कर रही है। 24 जनवरी 2022 को नाटो ने सेना को स्टैंड बाय पे रखा। आखिर क्यों नाटो की सेना स्टैंड बाय पे गई? क्यों गई? क्योंकि उसे यूक्रेन को सुरक्षित करना था। यूक्रेन को सुरक्षित क्यों करना था? क्योंकि उन्हें अपनी ताकत रूस के ऊपर दिखानी थी। 28 जनवरी 2022 को पुतिन ने कहा रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी जो स्वीकार नहीं की गई। 2 फरवरी 2022 को यूएस ने कहा 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड रोमानिया भेजेंगे। वो पोलैंड और रोमानिया क्यों? क्योंकि वो नाटो के सदस्य हैं। डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से यूक्रेन में वो अपनी सेना नहीं भेज सकते हैं। 4 फरवरी 2022 को पुतिन को चीन का समर्थन मिला। चीन ने कह दिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 2022 को पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बोले पुतिन मान गए हैं। रूस बोला नहीं, कोई डील नहीं हुई। 9 फरवरी 2022 को बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है और उन्होंने अपने अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की बात कही। 15 फरवरी 2022 को रूस ने कहा उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है, लेकिन 18 फरवरी 2022 को अमेरिकी राजदूत ने कहा रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। 19 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहांस्क और दोनेत्स्क को मान्यता दी। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई। दुनिया की 2 महाशक्ति अमेरिका और रूस से सटा है यूक्रेन और रूस की शक्ति को कम करने के लिए, रूस की शक्ति से अपने को ऊपर रखने के लिए जो पश्चिमी ताकत है, जो अमेरिका है, जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहा। रूस को ये नागवार गुजरा और ये लड़ाई में महाशक्ति अमेरिका की कठपुतली बना यूक्रेन और 2 महाताकतों के बीच, 2 महाशक्तियों के बीच यूक्रेन पिस रहा है। यूक्रेन के जो शासक हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो जेलेंस्की हैं, उन्होंने 4.5 करोड़ यूक्रेनी नागरिकों की जान को खतरे में डाला है, दांव पे लगा दिया है, डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं निकालकर। बाकी आप सोचें, समझें, तय करें कि इस युद्ध, ये महाविनाश जो हो रहा है उसके जड़ में क्या है और इसे तत्काल क्यों नहीं रुक जाना चाहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.